नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के राजनीति विज्ञान के पेपर पाश्चात्य राजनीति विचारकों के इतिहास में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। अरस्तु के अनुसार जिस तरह कोई वस्तु अनेक चीज़ों के मिलने से बनती है, उसी तरह नागरिकों के मिलने से राज्य का निर्माण होता है। लेकिन प्रश्न यह भी है कि नागरिक कौन है, नागरिकता का मतलब क्या है। इस बारे में लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र में नागरिक है तो यह आवश्यक नहीं कि वह गुणतंत्र में, सैनिक शासन में या राजतंत्र में भी नागरिक हो। इसलिए नागरिकता का अर्थ अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग माना गया है। अरस्तु के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का निवासी है तो उसका नागरिक होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि राज्य के अंदर तो दूसरे राज्य के नागरिक और दास भी निवास करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दूसरों पर मुकदमा चलाने का अधिकार मिलता है तो भी हम उसे नागरिक नहीं मान सकते, क्योंकि मुकदमा चलाने का अधिकार तो संधि या समझौते से भी मिल सकता है। इसी तरह किसी स्थान विशेष पर रहने वाले व्यक्ति को भी नागरिक नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अरस्तु हमें बताते हैं कि नागरिक और निवासी में बहुत बड़ा फर्क होता है। सबसे पहले अरस्तु हमें बताते हैं कि नागरिक कौन नहीं है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता किसी स्थान पर रहने से नहीं आ सकती। अगर ऐसा होता तो विदेशी और दास भी नागरिक समझे जाते। कानूनी अधिकार मिलने से भी नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि कानूनी अधिकार तो संधि या समझौते से किसी को भी मिल सकते हैं। राज्य से निकाले गए या मताधिकार से वंचित किए गए लोगों को भी नागरिक नहीं कहा जा सकता। बच्चे जिनकी आयु कम है इसलिए उनका नाम नागरिक सूची में नहीं है तो उन्हें भी नागरिक नहीं माना जा सकता। इसके अलावा वृद्ध जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, जिन्हें नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया है, उन्हें भी नागरिक नहीं कहा जा सकता। इस तरह से उन सभी लोगों को नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता नागरिक थे या जिन्होंने उसी राज्य में जन्म लिया हो, क्योंकि नागरिकता किसी स्थान पर जन्म लेने से नहीं मिल सकती। इस तरह अरस्तु बताते हैं कि बच्चे, वृद्ध, विदेशी, दास ये किसी भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। अरस्तु ने नागरिकता के निर्धारण के लिए जन्म स्थान, निवास और कानूनी अधिकारों को स्वीकार नहीं किया है। तो फिर अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है? अरस्तु कहते हैं कि नागरिक वह व्यक्ति है जो कानून बनाता है और न्याय प्रशासन में हिस्सा लेता है। अरस्तु ने यूनान की परिस्थिति के अनुसार अपने विचार दिए थे। अरस्तु के दौर में यूनान में उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए सभी नागरिक एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, मिलकर कानून बनाते थे, न्याय करते थे, अधिकारियों का चुनाव करते थे। इस तरह विदेशी, निवासी, बच्चे, वृद्ध, दास, महिलाएं और कानूनी अधिकार प्राप्त व्यक्ति जो ना तो कानून बनाते थे और ना ही न्याय करते थे, इसलिए अरस्तु ने इन सभी को नागरिक नहीं माना है। अरस्तु के अनुसार नागरिक की परिभाषा क्या है? अरस्तु नागरिकता की तुलना एक नाविक से करते हैं कि जिस प्रकार एक नाव चलाने के लिए अच्छे नाविक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राज्य को चलाने के लिए भी कुछ सद्गुणों का होना आवश्यक है। राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए नागरिकों के अंदर भी गुण अच्छे होने चाहिए। इस प्रकार अरस्तु नागरिक और नाविक की तुलना करना बेहतर समझते हैं। अरस्तु ने जो नागरिकता का सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। अरस्तु की नागरिकता का जो सिद्धांत है वह आज के लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि अगर आज अरस्तु के नागरिकता के विचारों को अपनाया जाए तो किसी भी राष्ट्र में मुट्ठी भर लोगों को नागरिकता मिल पाएगी। अगर हम अरस्तु की नागरिकता के सिद्धांत को अपनाते हैं तो सिर्फ बड़े बड़े मंत्रियों को और फिर जजों को ही नागरिकता मिल पाएगी और बहुत सारे लोग नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। अरस्तु ने महिलाओं को नागरिकता नहीं दी है, जबकि महिलाओं के अंदर योग्यता होती है। ये बात आज विश्व में
सब बेहतर तरीके से जानते हैं। वृद्धों को भी अरस्तु नागरिक नहीं मानते, जबकि उनके पास बहुत तजुर्बा होता है जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अरस्तु दासों को भी नागरिकता नहीं देता, जिससे आज समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तात्कालीन यूनान की परिस्थितियों में अरस्तु द्वारा दिया गया नागरिकता का सिद्धांत प्रभावी था, प्रासंगिक था, लेकिन आज के लोकतांत्रिक युग में अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।